नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रावत और आज मैं आपसे क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि यूनिट्स, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मैग्नीट्यूड। जैसे कि हिंदी में बोल देता हूँ मैं, मात्रक, विमाएँ, सार्थक अंक, कोटिमान इत्यादि। इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले टॉपिक ले रहा हूँ डायमेंशन एंड यूनिट्स, विमा और मात्रक। इनको अच्छे से समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको फोर्स। फोर्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना ही होगा। बल क्या होता है? बल, देखो दोस्तों, जब हम किसी भी वस्तु पे, कोई भी हमारे पास बॉडी है, वस्तु है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक्सेलरेट होती है। वो अपना अपनी स्थिति को चेंज करती है। वो अपने प्लेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करती है जब उस पर फोर्स लगता है। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब किसी, अब मैं फोर्स को अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। जैसे फोर्स है, फोर्स या फिर बल इक्वल्स टू, फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास, जैसे कि मैं आपके पास, मैंने ये ढक्कन लिया, इसका अपना एक मास होगा, वेट नहीं मास। मैंने पहली वीडियो में बताया वेट और मास में डिफरेंस होता है 9.8 का। तो मैं ले रहा हूँ मास, इस ढक्कन का मास है। और जब मैं इसको एसेलरेट करता हूँ, इस पे जब ये मास एसेलरेट करता है तो ये मास एसेलरेट तभी करेगा जब इस पे कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो दोस्तों, मास और उसके एसेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। अब मैं हिंदी में बता देता हूँ। जब किसी द्रव्यमान, मास को द्रव्यमान कहते हैं, जब किसी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का गुणनफल किया जाता है तो हमें फोर्स मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा मास और ये हो गया एसेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं इसको m इंटू ए। ठीक है दोस्तों, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। अब मैं बताता हूँ मास किस में बताया था। मैंने आपको बताई थी 7 यूनिट्स, बेसिक यूनिट्स होती है जो। मास किस में होता है? किलोग्राम में, इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से दिखाते हैं, डी अपॉन टी। डी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट अगर प्रति सेकंड देखूं मैं तो ये आ जाता है हमारे पास वेग। ठीक है दोस्तों। और वेग प्रति सेकंड देखूं मैं तो ये आ जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस v अपॉन टी हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई। और डी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी कहलाती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं निकालना बताऊं आपको तो ए इक्वल टू जो एक्सेलरेशन की आती है वो क्या आती है हमारे पास? आती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ कैसे, ये कैसे आएगी? यहीं पे निकाल के बता देता हूँ आपको। एक्सेलरेशन की यूनिट भी निकाल के दे देता हूँ मैं। ए इक्वल टू वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी अपॉन टी लिख सकता हूँ। वी को मैंने डी अपॉन टी लिख दिया। इस वी की जगह पे मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, डी अपॉन टी लिख दिया, क्योंकि वी की वैल्यू क्या होती है? डी अपॉन टी की कुछ होती है। और ये आया मेरा मेन बट्टा, और इसके अपॉन में आया मेरा टी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया भी था कि टी अपॉन 1 होता है, तो इसको मैं ऊपर ऊपर जब ले जाऊंगा मेन बट्टे से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो डी बन जा डी, और टी इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर हो गया ना, डी अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो डिस्टेंस किस में होती है? मीटर में। और टी, टी क्या है? टाइम है। टाइम किस में होता है? सेकंड में। अरे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया किसका? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों, मैंने आपको एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल के दिखा दी है। कोई डाउट है तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। v इक्वल टू डी अपॉन टी होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी अपॉन टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू डी अपॉन टी मैंने ले लिया, मैंने वेलोसिटी की जगह पे डी अपॉन टी रख दिया, और इसके अपॉन पे भी टी रख रखा था। वो टी घूम के गया ऊपर। जब ये टी ऊपर घूम के जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, और टी इंटू टी, टी स्क्वायर, डी वन डी, और डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस होती है मीटर पे, और टी स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की क्या आ गई कुल मिला के यूनिट? किलोग्राम। एम बी इंटू कर लेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गई फोर्स की यूनिट। ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको किसकी, इसी की डायमेंशन कैसे होती है। इसका डायमेंशन देखो दोस्तों, बात करते हैं पहले मास की। मास, मास को क्या लिखते हैं हम? मास को लिखते हैं हम, मास किस में होता है? देखो दोस्तों, जो लेंथ होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं, जो मास होता है उसको हम एम से डिनोट करते हैं, और जो टाइम होता है उसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये है मास। मास को हम करेंगे एम से डिनोट। ठीक है। अब आई बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जब मीटर मीटर है ना, तो मीटर किस में होता है दोस्तों? लेंथ में होती है मीटर, आपको पता ही है। मीटर किस में होती है? लेंथ में। और सेकंड,
सेकंड किसको मैंने कहा ना, सेकंड को क्या लिखते हैं टी, और ये स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर है। कोई दिक्कत दोस्तों? ये अपॉन मैंने लगा दिया, एम मास का हो गया, एम मीटर है तो मीटर किस में होता है, लेंथ में होती है। सेकंड क्या है, टाइम है। किलोग्राम क्या है, मास है। इस तरीके से मैंने दिखा दिया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो दोस्तों आपको पता है कि इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। एम ऐसी रहेगा, एल ऐसी रहेगा, और टी की पावर क्या हो जाएगी, -2। बिकॉज टी की पावर यहाँ पे 2 है, ऊपर जाके क्या हो जाती है, जब हम अपॉन से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है, उल्टी हो जाती है अपोजिट। तो यहाँ पे हो जाएगी -2। 10th में आपने पढ़ाई भी होगा। तो मैं इसको अब मिक्सअप करके लिख सकता हूँ, एम एल लिखूंगा अब, और अब टी लिखूंगा, टी की पावर -2। दोस्तों ये डायमेंशन आ गई आपकी 4 की, एम एल टी -2। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी है, बहुत ही समझने में बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा और फोकस करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हमने फोर्स की डायमेंशन निकाल दी है, यूनिट निकाल दी है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको इजी वे बता दिया, फोर्स का ये एग्जांपल लिया। एक्चुअल में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है वंडर वॉल इक्वेशन। वंडर वॉल इक्वेशन की आपको डायमेंशन और यूनिट निकालने को होती है। तो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, तो मैं अब इसको बताता हूँ। दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि ये वंडर वॉल इक्वेशन आपके पास P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी, वेयर ए बी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें वंडर वॉल इक्वेशन है ये, और इसमें ये वंडर वॉल इक्वेशन में हमें ए और बी की डायमेंशन और यूनिट निकालनी है, ए और बी की। ये रहे दोस्तों ए और बी, ठीक है। तो बहुत ही ईजी भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हमें सीधा 0 के इक्वल टू रखना, लेट करना पड़ेगा, ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो जब इसको हम 0 के इक्वल टू रख देंगे तो अब मैं ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस पी हो जाएगा, और वी को इधर इंटू में लेके आऊंगा तो ए इक्वल टू माइनस पी इंटू वी ऊपर जाएगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पी, अब मैं बात करूं, अब हम निकालेंगे इसकी यूनिट पहले। एसिल इस ए की हम क्या क्या निकालेंगे, यूनिट। सॉरी दोस्तों, एसेलरेशन नहीं है ये कांस्टेंट है, इसकी हमें यूनिट निकालनी है पी। तो जब हम यूनिट निकालते तो माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यूनिट कभी माइनस में नहीं होती है, डायमेंशन कभी माइनस में नहीं होती है। तो माइनस मैंने हटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पी, सबसे पहले मैं पी है यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर को मैं डिनोट करता हूँ पी इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जैसे ये हाथ है, हाथ में जब मैं प्रेशर कर रहा हूँ तो प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, कौन सी चीज दब रही है, सिर्फ हाथ में वही चीज दब रही है जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। मतलब वो एरिया, वो सरफेस एरिया सफिशियंट, सिर्फ सफिशियंट वही पर्टिकुलर सरफेस एरिया जिसमें मैं प्रेशर मार रहा हूँ ना, तो वही चीज दब रही है। और प्रेशर कहाँ से जनरेट हो रहा है, फोर्स से जनरेट हो रहा है। जब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ किसी एरिया पे तभी तो प्रेशर निकल रहा है कि नहीं है। जब मैं फोर्स इतने से एरिया पे मार रहा हूँ तभी प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो मैं P इक्वल टू होगा फोर्स जब मैं लगा रहा हूँ, और किस पे, एक्सेलरेशन पे, सॉरी एरिया पे। जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर एरिया पे तभी तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो P का फॉर्मूला होता है प्रेशर का P इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहाँ एफ फोर्स और ए एरिया है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो फोर्स लग रहा है तो प्रेशर निकलता है। तो P इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, एफ अपॉन ए रख दूंगा इंटू वी स्क्वायर, वी यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, वी इक्वल अपन रो, ठीक है दोस्तों। तो वही वाला वी यहाँ पे वॉल्यूम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यूनिट। तो जैसे कि मैंने फोर्स की यूनिट निकाल के बताई थी आपको, पर मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि फोर्स की जो यूनिट होती है उसको हम न्यूटन भी कहते हैं। जो मैंने निकाल के बताई ना आपको वो पूरी वैल्यू फोर्स की, उसको न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यूटन ले सकता हूँ, न्यूटन, फोर्स की यूनिट को हम न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। न्यूटन हो गया, और ए एक्सेलरेशन, ए एरिया है, सॉरी एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का मीटर स्क्वायर क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में है, मीटर में, ब्रेथ किस में है, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा एरिया का, तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है दोस्तों, आपको पता है ये वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है वॉल्यूम, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इक्वल टू एल, लेंथ किस में होती है, मीटर में, ब्रेथ किस में होती है, मीटर में, और हाइट किस में होती है, मीटर में। तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब नहीं हो गया दोस्तों, 1 2 3 मीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीटर क्यूब, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर भी तो है, मीटर क्यूब तो इसके पर्टिकुलर वैल्यू है पर इसका स्क्वायर भी है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर इंटू एम की पावर 6, 3 2 जा 6। जब पावर कोष्टक के बाहर रहती है तो वो पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, एम की पावर 6। अब एम की पावर 2 है, एम की पावर 2 जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी दोस्तों, -2 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी ना, एम की पावर 2 को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा यहाँ पे तो एम की पावर -2 हो जाएगी। पहले वाला फंडा जो मैंने बताया आपको, ऊपर जाके पावर क्या जाती है, माइनस में जाती है। और अब मैं इसको लिखूंगा न्यूटन इंटू एम की पावर 6 - 2, न्यूटन इंटू 6 में से 2 क्या 4। ये आ गई हमारी ए की आ गई दोस्तों, ये हमारी यूनिट, ये यूनिट आ गई हमारी। एन इंटू एम की पावर 4, एम क्या है मीटर, एन है न्यूटन जो फोर्स को यहाँ पे दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं अगर ये तो मेरी निकल गई यूनिट, अब मैं निकालूँ अगर डायमेंशन किसकी, ए की डायमेंशन निकालूँ तो ए की डायमेंशन क्या होगी, एन है न्यूटन। न्यूटन की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने अभी निकाल के बताई थी आपको, एम एल टी की पावर -2। ये डायमेंशन किसकी है, न्यूटन की। एम क्या है मीटर, तो मीटर को किस में नापेंगे हम, मीटर क्या है, लेंथ है, और लेंथ की पावर कितनी है 4। ये दोस्तों लेंथ की पावर कितनी है 4, तो मैं लेंथ की पावर ले ली 4। एम एल यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, 4 और 1 5 है कि नहीं दोस्तों, 4 और 1 5 होगी लेंथ, और टी कितनी होगी -2। ये डायमेंशन निकल गया आपका ए का। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। एम 4 और 1 5 यहाँ पे होगा, टी की पावर -2, ये आपकी ए की निकल गई डायमेंशन, ये यूनिट निकली, ये आपकी डायमेंशन निकली। अब आती बारी बी की। पहले तो हमने ए की निकाली है पहले उसमें, दूसरे उसमें निकालेंगे हम वी माइनस बी की, तो वी माइनस बी को भी क्या ले लेंगे हम, 0 के इक्विवेलेंट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी लेट करेंगे हम। तो जब हम ये करेंगे तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये +b हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू वी है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, तो ये आ गई इसकी यूनिट, ये यूनिट नहीं आ गई। बी इक्वल टू मीटर क्यूब, तो मीटर किस में होती है, मीटर क्या है, लेंथ है, तो ये आ गई डायमेंशन बी की, ये बी की डायमेंशन आ गई L क्यूब, है ना। ये डायमेंशन निकाल दी मैंने, ये यूनिट निकाल दी, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये वान डेर वाल की इक्वेशन के हिसाब से मैंने ए और बी की वैल्यू, डायमेंशन और यूनिट निकाल दी। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता ही आता है, तो इसको ध्यान से देखना। दोस्तों मेरा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कोटिमान। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं कि जैसे कि किसी भी डिजिट को हम जैसे 10 की पावर में चेंज करेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है, किसी भी डिजिट को जब हम 10 की पावर में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ जैसे आपका एग्जांपल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने कोई डिजिट ली, जैसे मैं आपको बता देता हूँ सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है 149, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 0, 149 और 6 zeros, ये है डिस्टेंस सन और अर्थ के बीच की। ठीक है दोस्तों, ये सन और अर्थ के बीच की दूरी है। इसको अगर मुझे क्या निकालना है, इसका अगर ऑर्डर ऑफ, इसका फाइंड आउट करना है अगर मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा दोस्तों, जो पहले डिजिट है उस तक मेरे को गिनती करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये गिनती कर ली मैंने, और ये करी मैंने लास्ट 8। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गिनती कर ली। ये पहले डिजिट को छोड़ के मैंने इनको काउंट कर लिया, तो ये कितने हैं 8। तो मैं पॉइंट लगा दूंगा एक के बाद, क्योंकि वो मैंने काउंट नहीं करा, 1.49 तक मैंने लिख दिया, इंटू 10 टू पावर क्या करूंगा 8। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल एक डिजिट को छोड़ के वहां पे पॉइंट लगेगा, तो 1.49 इंटू 10 टू पावर 8 हो गया। 10 टू पावर 8 कहाँ से बाद 6 तो 8, यहाँ तक जहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हो वहां तक की सारी डिजिट्स को आप काउंट कर लो, जहाँ पे आप पॉइंट लगाना चाहते हो वहां तक की सारी डिजिट्स को आप काउंट कर लो, तो वो है 8। ठीक है, तो उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे, 10 की पावर 1.49 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है दोस्तों, सॉरी किलोमीटर है। ठीक है, तो जब ये 1.49 इंटू 10 टू पावर 8 आ चुका है, तो इसमें जो ये 10 की पावर 8 है ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू पावर 8, यहाँ पे 10 टू पावर 8 है जो, ये होगा ऑर्डर ऑफ आपका मैग्नीट्यूड। दोस्तों ये मैंने बताया आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, किसी भी डिजिट को, बड़ी से बड़ी डिजिट को 10 की पावर में चेंज करने को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ, उसकी जो लास्ट डिजिट बढ़ती है 10 की पावर में वो क्या जाती है हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं था।
अब मैं बताता हूँ आपको सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को भी ये भी कहते हैं हिंदी में सार्थक अंक। दोस्तों मैं अब सार्थक अंक को आपको डिटेल से समझाता हूँ। सार्थक अंक या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, दोस्तों जैसे कि मैं स्केल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये कोई लाइन ली, ठीक है। अब मैं इसको मापना चाहता हूँ, इसका मेजरमेंट करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है कितनी। तो मैंने ये स्केल रखा, ये देखो 9 तक तो खत्म हो गया पर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो ये 9.3 सेंटीमीटर है। और मैं इसको फिर से देख लेता हूँ। अब ये मुझे लग रही 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे डाउट हो रहा है 9.3 सेंटीमीटर 9.4 सेंटीमीटर के बीच में कि ये 9.3 है या फिर 9.4 है। मैं इसको इन दोनों के, अब मुझे ना ये पता लग रहा ना ये पता लग रहा, तो मैं इन दोनों के बीच का अगर मैं ले लूँ 9.35 सेंटीमीटर, तो ये ना ही पूरा 9.3 है और ये ना ही 9.4 है। ये इन दोनों की मैंने माध्य मान या एवरेज ले लिया, इन दोनों के बीच की डिजिट ले ली 9.35, ठीक है दोस्तों। तो जब मैंने ये ले लिया है तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों, ये इनकरेक्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्केल होता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक ही आपको एक्चुअल नंबर दे सकता है, एक्चुअल मेजरमेंट कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। मैं इसको अगर 9.35 सेंटीमीटर लेट करूं, मानूं, तो ये मैथमेटिकली तो आपके हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर मैं साइंस के हिसाब से मानूं, है ना, फिजिक्स के हिसाब से मानूं, तो ये क्या है, गलत है। ये हम नहीं ले सकते, हम इसमें लेट 9.35 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्केल है वो मेजरमेंट सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक ही करेक्ट करता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें 9.3 से एक बड़ा माप 9.4 को ही अपना सिग्निफिकेंट फिगर मानना होता है, ठीक है दोस्तों। मैं बता देता हूँ, मैंने पहली बारी में जब काउंट करा तो मुझे 9.3 सेंटीमीटर लगा ये, और जब मैंने इसके से दोबारा काउंट करा तो ये मुझे लगा 9.4 सेंटीमीटर। तो मुझे लगा कि मुझे इन दोनों के बीच की चीज़ ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। तो मैंने इनका एवरेज ले लिया 9.35 सेंटीमीटर। बट अब मैंने देखा कि ये मैथमेटिकली तो करेक्ट है, बट ये साइंस के हिसाब से इनकरेक्ट है, तो मैं 9.35 नहीं ले सकता। और इसीलिए साइंस का ये फंक्शन बनता है कि जब भी आप इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, जो आपका मेजरमेंट अगर आपको सही से, आपको आपका जो स्केल है या फिर जो भी इक्विपमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर मेजरमेंट सही नहीं दे रहा है, तो आपको उसकी जस्ट मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको ही करेक्ट मानना होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 9.4 सेंटीमीटर को ही हम करेक्ट मानेंगे। क्यों 9.45? ये वाला क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट में नहीं काउंट कर सकता ना, क्योंकि ये 5 जो है ये स्केल से बाहर है, स्केल का मापांक नहीं है, स्केल का मेजरमेंट है ही नहीं। ये एक और डिजिट निकालना, स्केल का डिजिट सिर्फ पॉइंट के बाद की डिजिट निकाल सकता है स्केल, इसके बाद की ये नेक्स्ट दूसरी डिजिट नहीं निकाल सकता स्केल, इतना उस पर काउंटेशन है ही नहीं। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से, और ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम पॉइंट के आगे का मान मैक्सिमम मान लेंगे। तो ये 9.4 सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, तो 9.4 सेंटीमीटर यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल डिजिट होगी। अब बात आती है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। सिग्निफिकेंट फिगर जो इसमें होगा वो होगा 2, क्योंकि इसमें डिजिट्स कितनी है दोस्तों, एक 4 है एक 9 है, तो कितनी होगी 2। इसमें क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है दोस्तों। 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें यूज हो रहे हैं। पॉइंट से पॉइंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर में। मैं आपको पहली बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 2.35, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की जो डिजिट्स हैं वो कितनी है, 3 है। कितनी है दोस्तों, इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, मैं बोलूं 0.35, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें होंगे 2 और 1,
1 2 3, इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये भी अपने में वैल्यू है। तो कितने हो गए? 3। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, 7 5 0 लिख दिया। तो 1 2 3, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास 7 रूल होते हैं। तो उनमें पॉइंट का खेल और जीरो का खेल ही होता है, जो मैंने इन तीनों में आपको बता दिया है। आप रूल पढ़ोगे, आपको इन एग्जाम्पल के हिसाब से वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने एग्जाम्पल ही इस तरीके से लिए हैं ताकि आप उन जो इसके स्टैंडर्ड 7, इसके जो स्टैंडर्ड 7 हैं, 7 जो बातें बताई है उनमें, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बताया गया है वो 3 बताया गया है, 4 बताया गया है, वो किस हिसाब से बताया गया, वो इस हिसाब से बताए गए हैं। पॉइंट का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर पे। 0 पॉइंट से पहले अगर जीरो की वैल्यू 0 लगा रखा है तो वो 0 भी काउंट होता है आपके सिग्निफिकेंट फिगर पे, और जो लास्ट 0 होता है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आपका काउंट होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में इतना ही है बता रखा, और आपके पास भी इतना ही है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये मैंने आपको बताया सार्थक अंक। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे अच्छे अच्छे टॉपिक शेयर करे, उनकी डिटेल में आपको जानकारियाँ दी। मैं आपको सब कुछ जो बता सकता था वो मैंने बताया, और आपके पास सिलेबस में इतना ही सफिशिएंट है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।